Hello, a very good day to all my students of Class 8 State Board. Today we are learning chapter number 8 pollution. Pollution एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मैं कहता हूँ कि ये ऐसा टॉपिक है जिसको हर किसी को सीखना चाहिए और हर किसी को ये पता होना चाहिए कि पोल्यूशन के रीजंस क्या हैं और उन पोल्यूशन के रीजंस को ओवरकम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और ये हर एक नागरिक की, हर एक सिटीजन की, हर एक स्टूडेंट की, हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जो इस धरती पर रह रहा है। वैसे तो सारे इंसान धरती पर ही रह रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर नंबर 8 पोल्यूशन। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 7 भी देखा हुआ है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसको दो पार्ट्स में हमने कन्वर्ट किया हुआ है, पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सो यू कैन चेक दैट पार्ट आल्सो। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जिससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है और उन्हें हम कैसे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। Okay, so there are many problems we have been arisen on the earth due to human interference in the nature। मतलब धरती पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज का बढ़ना, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, मतलब खुदाई कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन भी एक प्रॉब्लम है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर क्या होता है? पेस्टिसाइड्स मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने की दवा, ठीक है। और फर्टिलाइजर मतलब ऐसा पदार्थ जिससे हम प्लांट को ग्रो करवाने की, जमीन की शक्ति बढ़ा रहे हैं, जिससे प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है। सो इसका ज्यादा यूज भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि उसमें भी केमिकल्स मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे कारण है, ये सारे रीजंस है जिनको मेजर कैटेगोरिकली यहाँ पर बताया रहा है कि हाईलाइट किया जा रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बड़ा प्रॉब्लम है, माइनिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है और गलत इस्तेमाल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। तो इन सब से क्या होता है, ये सब चीजें क्या कर रहे हैं? कॉजिंग पोल्यूशन ऑन द अर्थ। ये सब क्या कर रहे हैं? कॉजिंग पोल्यूशन ऑन द अर्थ। तो याद रखो, इफ यू गेट अ स्मॉल क्वेश्चन, what are the main points to cause pollution on the earth, तो क्या लिखोगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। हो गया एक क्वेश्चन रेडी। फिर इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है, ठीक है, चॉइस में भी आ सकता है, ठीक है। सो ध्यान में रखो, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा, ठीक है। सो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से इफेक्ट किसको हो रहा है, इम्पैक्ट किसको हो रहा है, असर किस पे पड़ रहा है? ऑब्वियसली ऑन द ह्यूमन बींग्स, हम इंसानों को ही फर्क पड़ रहा है। सो लेट्स सी व्हाट इज पॉपुलेशन। कंटेमिनेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट दैट विल बी हार्मफुल टू इकोसिस्टम। हमारा इकोसिस्टम क्या है? सूरज उगता है, सनराइज होता है, सनसेट होता है, ठीक है। फिर वो सनराइज और सनसेट के बीच में जितने सारी चीजें हो रही है, फिर प्लांट्स का ग्रो होना है, पत्तों का झड़ना है, बारिश होना है, नदी का बहना है, हम इंसानों का चलना फिरना, काम करना, जो भी नेचुरल चीजें हैं साइकिल में, जो भी नेचुरल चीजें साइकिल में, जो भी एनर्जी सोर्सेस है, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम को, जो नेचुरल सिस्टम है, उसको जरा भी कुछ फर्क पड़ता है या उसको अगर डैमेज होता है किसी भी कार्य से, किसी भी काम से, किसी भी टास्क से हमारे या किसी के भी, तो उसको बनेगा पोल्यूशन, ठीक है। तो नेचुरल सिस्टम को हार्म पहुंचाना क्या हो जाता है? हमारा पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। पोल्यूटेंट्स, factors affecting natural functions of ecosystem and causing harmful effects on abiotic and biotic factors are called pollutants, ठीक है। पोल्यूटेंट मतलब कौन सी चीज, स्पेसिफिकली कौन सा चीज है जिससे पोल्यूशन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? पोल्यूटेंट। पोल्यूशन समझा? जिस चीज से हमारी इकोसिस्टम को, हमारे धरती को नुकसान होता है, उसे कहते हैं पोल्यूशन। और पोल्यूटेंट्स मतलब जिन चीजों की वजह से हो रहा है उसे कहेंगे पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स में भी नेचुरल और मैन मेड। पोल्यूटेंट्स क्या हो सकते हैं? नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट मी गेट द हाइलाइटर। हाँ, पोल्यूटेंट्स क्या हो सकते हैं? पोल्यूटेंट्स नेचुरल भी हो सकते हैं या फिर मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल मतलब कुदरतन, मैन मेड मतलब हमारे द्वारा किए गए कार्य। नेचुरल पोल्यूटेंट्स आर डिस्ट्रॉयड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बाय नेचर्स रूल। मतलब नेचुरल पोल्यूशन जो है ना, वो नेचर के रूल से डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप समझ रहे हो? मतलब नेचुरल पोल्यूशन जो हो रहा है ना, वो नेचर के वक्त के साथ नेचर खुद ही ठीक कर देता है, ठीक है। हाउएवर मैन मेड पोल्यूटेंट्स आर नॉट। देखो ये हो गया सबसे डेंजरस काम। मतलब नेचर में जो भी हो रहा है वो नेचर खुद ही ठीक कर रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं ना, हम गंदगी करके हम उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
तो हमें जो ये गिफ्ट मिली है धरती और उसके आसपास के रिसोर्सेज वो बस मिले हैं, हमने उसका सिर्फ इस्तेमाल किया है, हमने उसको मेंटेन नहीं किया। इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है। इफ नेचुरल मटेरियल्स आर पोल्यूटेंट्स व्हाई डू वी नॉट परसीव देयर एडवर्स इफेक्ट ड्यूरिंग देयर यूज, ठीक है। तो हम उसको क्यों नहीं ठीक कर सकते, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे हम आ गए थे, लेट मी चेक, ठीक है। तब तक हमने क्या सीखा, पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूटेंट क्या होता है और उसके रीजंस क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेचुरल रीजन क्या है, ये है नेचुरल रीजंस, ठीक है। और एक मिनट, लेट मी गेट दी अंडरलाइन, ओके ओके ओके, सॉरी आई हैव टू गेट द ड्रॉ लाइन, ठीक है। ये हमारे हैं नेचुरल रीजंस, ओके, और ये हमारे हैं मैन मेड रीजंस। तो वोल्केनिक इरप्शन, solids, gases and liquid materials emerge out through eruption of volcano। तो वोल्केनो जब लावा जब बाहर निकलता है, वोल्केनो जब बाहर निकलता है तो उसमें से जहरीली गैस निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन एंड वेपर डस्ट। तो इससे क्या होता है, ये हमें नेचुरल इससे हमें क्या होता है, नेचुरल हार्मफुल हो जाता है, इकोसिस्टम खराब हो जाता है हमारा और हमें भी तकलीफ होती है। और हम क्या करते हैं, हम फ्यूल यूज करते हैं ना, जैसे कि हम फ्यूल रिसोर्स में क्या आता है, कोयला आता है, फिर एलपीजी गैस आता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, कार्बन इससे सब क्या होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, नाइट्रोजन होती है। तो इससे क्या होता है, हमारा एयर पोल्यूशन होता है। क्या होता है, एयर पोल्यूशन। नेचुरल में क्या आता है, अर्थक्वेक। पहला क्या था, वोल्केनिक इरप्शन, सेकंड है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से क्या होता है ना, अर्थक्वेक से पॉइजनस गैसेस एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ रिलीजेस। क्या होता है, पॉइजनस गैसेस एंड वाटर वेपर क्या होता है, अर्थ के अंदर से रिलीज होती है, उससे भी हमें हार्म होता है। फिर यहाँ पर मैनमेड रीजन में क्या है, बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, जो हम चीजें जलाते हैं, प्लास्टिक वगैरह जलाते हैं ना, उससे नुकसान होता है। फिर यहाँ पे नेचुरल में थर्ड है साइक्लोन, साइक्लोन एंड डस्ट स्टॉर्म। जब साइक्लोन डस्ट स्टॉर्म आती है तो क्या, उसका डस्ट होती है, उसकी धूल मिट्टी होती है, उसके साथ जो गार्बेज आता है, पोलन एंड माइक्रोब्स आता है, वो सारा मिक्स होता है। उससे क्या होता है, हमारा इकोसिस्टम प्रदूषित हो जाता है, उससे भी नुकसान होता है। अब ये तो नेचर ने कर दिया, जो कभी कभी होता है। और हम रोज क्या करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम रोज रोज नई नई इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं, लेकिन उसका जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको हम फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि हम वेस्ट मैनेजमेंट को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ से भी जहरीली सल्फर पाउडर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन है, कॉटन है, ये सब चीजों का वेस्ट निकलता है, ठीक है। वो एयर पोल्यूशन भी कर रहा है, सॉइल पोल्यूशन भी कर रहा है एंड वाटर पोल्यूशन भी कर रहा है ना। फॉरेस्ट फायर, जंगल में जब फायर लगती है, ये नेचुरल रीजन है। फॉरेस्ट फायर रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, स्मोक इन एयर। तो ये क्या है, एयर पोल्यूशन करता है। और फिर ये वाइल्ड लाइफ को भी बर्बाद कर देता है, या लोगों की प्रॉपर्टी भी कभी कभी, अगर किसी का जैसे किसी का फॉरेस्ट में लैंड है जहाँ पे उन्होंने प्लांटिंग कर रखी है, हाँ, वुड की या फ्रूट्स की, वो भी बर्बाद हो जाती है। एंड प्लस एयर पोल्यूशन भी होता है और एनिमल लाइफ भी रिस्क पे होती है। ये फॉरेस्ट फायर हो गया विच इज नेचुरल। अब यहाँ पर देखते हैं मैनमेड रीजंस। एटॉमिक एनर्जी हम बनाते हैं, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी और प्लांट्स हम क्यों बनाते हैं, हम क्यों बॉम्ब्स बनाते हैं, हम क्यों रॉकेट्स बनाते हैं, हम इसके लिए बनाते हैं ताकि हम अपने पावर में बने रहें, ताकि दूसरा देश हम पर हमला न करे। हमें अपने पावर दिखाने के लिए हम ये सब चीज करते हैं, पर इसका इतना एडवर्स इफेक्ट है। वी स्टिल रिमेम्बर एंड वी स्टिल फील बैड फॉर हिरोशिमा एंड नागासाकी इवेंट्स वेयर अमेरिका बॉम्बार्डेड वेरी बैडली ऑन टू जापान, जहाँ पे आज भी लोग उनके रेडिएशन से डिजेबल लोग पैदा हो रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा मैनमेड रीजन है, ठीक है। माइक्रोब्स इन एयर नेचुरल रीजन है, जहाँ पे स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया फंगी आर मिक्स विद एयर, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, हमारा इकोसिस्टम खराब होता है। ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे हमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं और इससे हमें कंपैरिजन भी आ सकता है, याद रखो। हाँ, अब यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, एयर पोल्यूटेंट्स, सोर्स एंड इफेक्ट, ठीक है। एयर पोल्यूटेंट्स में हमने देखा कि सबके अंदर यही था ना, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, देन सम मैटर, देन डस्ट, पेस्टिसाइड्स, मीथेन, यही था, है ना। इसमें से ये तो हर जगह पे ये तो हर जगह पे थे ही थे, ठीक है। डस्ट भी था, ठीक है। तो इसके सोर्सेज क्या है, अगर ऊपर का कंपैरिजन अच्छे से पढ़ लोगे तो उसी में सोर्सेज मिल जाएंगे। यहाँ पे बाइफर्केशन किया हुआ है।
सोर्सेस में यहाँ पर देखो, यहाँ पे फैक्ट्रीज से आता है सल्फर डाइऑक्साइड। उसके इफेक्ट क्या है? इरिटेशन ऑफ आईज, आंखों में इरिटेशन होना, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होना, एक्सेस मस्कस, कफ, ब्रीथिंग, ठीक है, हमारा डाइजेशन खराब हो सकता है, हमारी आंखों में जलन हो सकती है। हाँ, अब कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आता है? व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज से। इससे क्या होता है? लोवर्ड O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, हमारा जो खून है, वो जो खून है ना, वो ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है, और सर्कुलेट होता है बॉडी में। तो जो ऑक्सीजन कैरी करने की जो हमारे ब्लड की, हमारे खून की जो शक्ति है ना, उसको कम कर देता है। सोचो कितना डेंजरस है। फिर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये व्हीकल से ही आता है। इससे भी क्या होता है? इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब अपने फेफड़े और अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है। पार्टिकुलेट मैटर भी देखो, व्हीकल एंड इंडस्ट्री, देखो सारा चीज व्हीकल और इंडस्ट्रीज पे ही है, ठीक है। ये प्रोडक्शन ऑफ एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स है, ये इंडस्ट्रीज लीकेज है। देखो पॉइंट तो बाइफरकेट किए हुए, थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट बनाए हुए, कैटेगरी बनाई हुई है, लेकिन सारा कारण हम इंसान है, सारा रीजन हम इंसान है, और सारे रीजन देखो इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स की वजह से ही है, ठीक है। और इसको देखिए, यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिसीज हो रहा है, यहाँ पे सिलिकोसिस हो रहा है, यहाँ पे मेंटल वीकनेस और डेथ्स भी होते हैं, और यहाँ पे स्किन कैंसर, अस्थमा एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी खराब हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टेबल दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये तो है कि सारा नुकसान तो हम ही सबसे ज्यादा झेलेंगे, क्योंकि वी आर द मोस्ट सेंसिबल एनिमल्स ऑन द प्लानेट और यूनिवर्स। तो हमें तो हर चीज समझती है, और हमें हम हर चीज की जरूरत भी होती है। वी अंडरस्टैंड लग्जरी, वी अंडरस्टैंड कंफर्ट, हमें सारा चीज समझ में आ जाता है, ठीक है। स्टोमाटा गेट्स क्लोज्ड एंड रेस्पिरेशन इज एडवर्सली अफेक्टेड। स्टोमाटा गेट्स क्लोज मतलब हमारे स्किन पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। उसी तरीके से प्लांट्स के लीव्स के ऊपर भी छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, एंड दोज होल्स help plants to take the oxygen in and out the take the carbon in and out the oxygen, ठीक है। तो उन्हें सांस लेने और गैस लेने और छोड़ने के लिए वो स्टोमाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम सांस लेना बंद कर दें, हमारे अगर नाक अगर बंद हो जाए, तो क्या हम ऑक्सीजन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। उसी तरीके से उनके लिए वही एक सोर्स है जहां से वो गैस ले सकते हैं और गैस छोड़ सकते हैं, तो वो क्लोज हो जाता है। किसकी वजह से? एयर पोल्यूशन की वजह से। और एनिमल्स में क्या इफेक्ट होता है? एनिमल्स में रेस्पिरेशन इज अफेक्टेड, मतलब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या होता है? खराब हो जाता है। सेकेंड पार्ट है स्लोइंग डाउन ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, जिसमें प्लांट क्या करता है? प्लांट सन रेज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है और अपने फूड को प्रोसेस करके एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो वो स्लो हो जाता है सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद में उसका, अभी देखो स्टोमाटा बंद हो गया और फिर फोटोसिंथेसिस कम हो गया, तो क्या होगा? टोटल उसका ग्रोथ है वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, प्लांट मर ही जाएगा ना। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है और आपको खाना खाने में और डाइजेस्ट करने के प्रोसेस में दिक्कत है, आप ना सांस ले पा रहे हो तो एनर्जी नहीं आएगी, दम घुट जाएगा। आप खाना पका के खा नहीं सकते तो मतलब क्या है? तो आपका दिन ब दिन आप आएंगे 10 दिन 15 दिन में इंसान तो ऐसे ही मर जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है? इससे टोटल लॉस हो जाता है प्लांट्स का। यहाँ पे प्लांट का पेट अपना, एनिमल्स का अगर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो गया तो उसकी आंखों में जलन भी होती है, ठीक है। और तो मतलब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाएगा और आंखों में जलन भी हो जाएगी, ठीक है। ब्रीथिंग इश्यूज ब्रीथिंग इश्यूज इसमें इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन में अगर ब्रीथिंग इश्यू हो गया तो ऑब्वियसली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्रीथिंग पे ही काम करता है। अगर अब हम ऑक्सीजन इन नहीं करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं करेगा। Now let's move on to the next part. Okay, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स जो भी हमने देखा उसी में है डिप्लीशन इन ओजोन लेयर। डिप्लीशन इन ओजोन लेयर मतलब जो हमारी ओजोन लेयर है, जो धरती के आसपास जो ओजोन है, जैसे ये हमारी धरती है तो इसके आसपास क्या एक ओजोन लेयर है, ठीक है, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अर्लियर वी हैव स्टडीड द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट बिलो द स्ट्रेटोस्फियर एट द हाइट ऑफ 48 किलोमीटर। ये हमने लास्ट वाले एक प्रीवियस चैप्टर में भी देखा है कि ओजोन लेयर जो होती है
वो अर्थ के सरफेस के 48 किलोमीटर के बाद होती है। तो ये क्या कहते हैं, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दी अल्ट्रावायलेट यूवी, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज जो सन के साथ में आती है। However, nowadays ozone layer is getting depleted due to the following reasons. अभी मैंने रिसेंटली साइंस डिपार्टमेंट ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें मैंने देखा कि ओजोन लेयर जो अंटार्कटिका के ऊपर है ना, वो ओजोन लेयर पूरा ब्रेक हो गया है। मतलब जैसे कि ये समझो मैंने ये रेड वाला ओजोन लेयर ड्रॉ किया है, ठीक है, ये क्या है, ओजोन लेयर है। तो अंटार्कटिका के ऊपर है ना, अंटार्कटिका के ऊपर ये समझो अंटार्कटिका है, ये इतना बड़ा अंटार्कटिका है ना, तो यहाँ पर ना ये इतना रीजन पूरा ब्रेक हो गया है। मतलब वहां पे कोई लेयर ही नहीं है, वहां पर कोई भी लेयर नहीं है, बस ये ब्लू है ना, वो ब्रोकन लेयर है, और एक्चुअल में ओजोन लेयर इतनी बची हुई है। ये इतना पार्ट क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है, ये पूरा एक्सपोज हो गया है। तो आई गेस ये जो हमारी अंटार्कटिका जो बर्फीला इलाका है, इसका अभी क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे बर्फ फटाफट पिघलना शुरू हो जाएगी। सो विच इज वेरी डेंजरस साइन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। Though CO2 is present in very less quantity in the atmosphere, it plays a very important role of absorption of solar heat. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। वो क्या करती है, वो सोलर हीट मतलब सन की गर्मी को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, एंड दिस हैज बीन इंक्रीज्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। इससे क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से हो रहा है। Effect of this CO2 on earth temperature is nothing but greenhouse effect. तो इसका जो इफेक्ट है जिससे गर्मी बढ़ रही है, इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सिमिलरली CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड CFC also trap the heat. ये भी क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करती है, पकड़ लेती है। Collectively these all gases are called greenhouse gases. इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ज्यादा ऊपर आ गए हम। ओके, ये यहाँ पर थे हम। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ है। यहाँ पे देखो, एनर्जी इमिटेड बाय सन इज एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस। ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है जो ब्लू कलर का है पीछे, ये इंफ्रारेड रेडिएशन है, ये हमारा नीचे अर्थ है। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके बताया हुआ है। नाउ ग्लोबल टेम्परेचर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी हम सबको पता है ना कि टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग। इससे क्या हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास की चीजें बदल रही है। कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन एग्रीकल्चर, रियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने सुना होगा बहुत लोग बोलते यार पहले का फूड कितना अच्छा था यार, कितना टेस्टी होता था, अभी नहीं है। यार पहले का फिश कितनी टेस्टी थी, अभी नहीं है। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है ना, उनको भी तो उनको जो एनर्जी सोर्स प्योर मिलती थी वो भी नहीं मिल रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। ठीक है, एसिड रेन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर। क्या हो रहा है यहाँ से, ये देखो, यहाँ पे ये ऑक्साइड रिलीज हो रहा है। लेट मी गेट द रेड कलर बिकॉज इट वर्क्स ऑन एवरी बैकग्राउंड। ठीक है, हाँ ये देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्साइड है ना सारा का, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब यहाँ से हम कचरा कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, ये आज नहीं तो कल जाके बादल में जाके मिलेगा। ठीक है, तो जब ये बादल से जाके मिलेगा तो जब बारिश होगी तो साथ में वो भी तो आएगा ना, जो एसिड हम ऊपर फेंक रहे हैं वापस भी हमारे पास आ रहा है, तो इसको कहते हैं एसिड रेन। अब एसिड रेन जब यहाँ पे आएगा, नदियों में आएगा, हमारे जमीन में आएगा, तो ऑब्वियसली जो हमारी जमीन है वो भी खराब हो जाएगी। फिर क्या होगा, ये जो प्लांट हमारे पहले ऐसे थे फिर कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, सूख जाएंगे, मर जाएंगे। अब प्लांट्स ही मर जाएंगे तो हर्बीवोरस क्या करेगा, है ना, हम इंसान सब्जी क्या खाएंगे, राइट, एनिमल्स क्या खाएंगे, मतलब सब्जी नहीं है तो वेजिटेरियन क्या करेंगे, और अगर प्लांट्स नहीं है तो एनिमल्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे तो नॉन वेजिटेरियन क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके इफेक्ट मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से बैडली इफेक्ट करता है। इरोजन ऑफ बिल्डिंग्स, बर्स्ट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ब्रिजेस, तो टोटल इकोसिस्टम इससे इफेक्ट होगा। इसकी वजह से क्या होगा, चीजें ऊपर ऊपर आएंगी। ठीक है, फिर हेवी मेटल्स लाइक मर्क्यूरी, कैडमियम आर एब्जॉर्ब्ड अप बाय द प्लांट्स एंड देयरबाय एंटर द फूड चेन इनडायरेक्टली।
तो ये क्या हो जाएगा, जो मेटल्स है वो हमारे सीधा सीधा प्लांट्स वगैरह में वो मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये केमिकल है ना, एसिड रेन। तो क्या करेगा, जो हेवी केमिकल्स है, जो हेवी मेटल है वो हमारे फूड में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हमारे फूड को भी वो एसिडिक कर सकता है, ठीक है। तो अगर एसिडिक हो गया तो आप समझ लो कि हर तरह की सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें आएंगे। अब प्रिवेंटिव मेजर मतलब हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं जिससे ये एयर पोल्यूशन कम हो। स्मोक emerging factories contains harmful particles. Yes, that is very true. Hence, pollution controlling machinery should be used. हमें ऐसी मशीनरी यूज कर सकते हैं जिससे पोल्यूशन कंट्रोल हो। जिसे फॉर एग्जांपल अरेस्टर एक मशीनरी है, फिल्टर नाम की एक मशीनरी है, ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्टिंकिंग वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो जिससे बदबू आती है उसको प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए, गवर्नमेंट को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको गवर्नमेंट के साथ मिलकर सपोर्ट करके काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कंट्रोल ऑन एटॉमिक टेस्ट केमिकल वेपन्स, सारी कंट्रीज ने कुछ पूरी दुनिया की जितने भी कंट्रीज है उन्होंने कुछ ऐसा करना चाहिए, एक ऐसा एग्रीमेंट बनाना चाहिए कि हमें साथ में मिलकर रहना है, तो हमें एटॉमिक टेस्ट बंद करने चाहिए, हमें केमिकल वेपन्स का यूज नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे एग्रीमेंट बनाओ जिससे एक दूसरे के बीच में रिस्पेक्ट बनी रहे, एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे और वेपन्स दिखाने की जरूरत ना पड़े। बिना वेपन्स के हम विद इन अ कंट्री, अगर नेबर अगर हम सी वी आर सिटीजन्स, मेरे बाजू वाला मुझे अपना कंट्रोल दिखाने के लिए वेपन्स नहीं रखता है और मैं भी वेपन्स नहीं रखता हूँ, तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इंडिया इज कीपिंग वेपन्स टू शो आइज टू पाकिस्तान, और व्हाई पाकिस्तान इज कीपिंग वेपन्स टू शो आइज टू इंडिया। ये सब पूरा जमीन का खेल है, लैंड का खेल है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर पढ़े लिखे लोग मिनिस्टर बन जाए ना सारे देश में, तो ये सब चीजें बंद हो जाएंगी, डेफिनेटली बंद हो जाएंगी, ठीक है।